फ्रेंड्स, मैं गौरव अस्थाना एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने आपके अपने ही चैनल ज्ञान द ग्रेट में। तो जैसे कि अभी तक हम आपको क्लास 10th की फर्स्ट यूनिट लाइफ प्रोसेस के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको डाइजेशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और साथ ही साथ एक्सक्रीशन भी क्लियर किया था। ठीक है, तो इसके बाद आज जो है हमारा सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आज चलेगा, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको क्लास 11th में, 12th में और साथ ही साथ आपके आगे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो ठीक है, जैसे कि हमने देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है उसका नेम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कहने का मतलब क्या बनता है, सबसे पहली चीज होती है कंट्रोल, मीन्स कि किसी भी चीज के ऊपर कंट्रोल कर लेना। जैसे हमारी बॉडी मूवमेंट हुई, हमारा जो किसी भी चीज पे जो हमारा कंट्रोल होता है तो वहां पर वो कंट्रोल है। और वो कंट्रोल होते किस प्रकार से हैं, किस चीजों के द्वारा होते हैं, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन मीन्स आपने कभी कभी इंग्लिश मूवीज में देखी होंगी, तो वहां पे आपको कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, एक प्लेस दिया, एक फिक्स प्लेस दिया जाता है, उसका कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब भी हमारे डिफरेंट टिश्यूज या ऑर्गन, जब भी किसी डिफरेंट हमारे बॉडी के किसी डिफरेंट टिश्यूज या ऑर्गन जब आपस में कंबाइन वर्क करते हैं, और कंबाइन वर्क करने के बाद जो उनमें जो वर्क होता है उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो चैप्टर का मीन्स आप लोग समझ गए होंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर हमको इसमें बहुत सारी, हम आज इस वीडियो में हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि नर्व सेल्स पढ़ना है, ब्रेन, और साथ ही साथ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो कि आपके क्लास 11th एंड 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि है आपके हार्मोन्स के बारे में, मीन्स ग्लैंड्स के बारे में। तो ज़्यादा टाइम में वेस्ट करते हुए आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हमारा कंट्रोल के बारे में। तो पहले मैं आपको एकदम मोटे मोटे हेडिंग्स में मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि देखिए, जैसे हमारा जो बॉडी है वो दो तरह के फंक्शन से हमारा पूरा बॉडी कंट्रोल होता है। पहला होता है न्यूरल और दूसरा होता है हार्मोनल। ठीक है, तो पहला क्या होता है, न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, एंड दूसरा होता है हार्मोनल कंट्रोल। तो ठीक है, तो अब हम समझते हैं ये न्यूरल एंड हार्मोनल क्या होते हैं। आपने बहुत पहले या फिर अपने बचपन में या फिर जितने भी कभी भी आपने नर्व सेल्स के बारे में पढ़ा होगा, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। तो नर्वस सिस्टम क्या होते हैं कि हमारे बॉडी के एक ऐसे यूनिट्स होते हैं, ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि हमारे बॉडी को टोटली कंट्रोल करता है। क्या करता है, टोटली कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत तरह की इम्पल्सेस होती हैं। इम्पल्सेस मीन्स तरंग होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल करंट्स अपनी एक इम्पल्स क्रिएट करते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी में कुछ केमिकल इम्पल्सेस होती हैं जो सोडियम और पोटेशियम आयन की इम्पल्सेस से वो चलता है। और एक बात बहुत ही फन फैक्ट्स आप जान लीजिए कि हमारे बॉडी में जो केमिकल इम्पल्सेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से 30 टाइम्स मोर फास्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं, हम बारी बारी से इस टॉपिक पे चलेंगे। जैसे हमारा पहला है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और दूसरा है हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बात करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए, हम आज बनाएंगे सबसे पहले क्या है, एक न्यूरॉन का फिगर। आपने क्लास 9th में इस न्यूरॉन के बारे में आपने पढ़ा होगा शायद। तो न्यूरॉन को हम देखते हैं। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही इजी है। तो आप लोग, बहुत कुछ लोग होते हैं जो नहीं बना पाते, तो आज मैं बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म बता रहा हूँ, बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोग उससे बना सकते हैं। देखिए, पहले आपको हमको 6 डॉट बनाने हैं। क्या बनाने हैं, 6 डॉट। ओके, मैंने यहाँ पर 6 डॉट बना लिए। फिर कर्व लाइन के साथ हमको इन डॉट्स को जोड़ देना है। जैसे हमको एक देखिए, इसमें जोड़ दिए, इसको इसके साथ 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 जोड़ दिए और इसको भी इसके साथ जोड़ दिए। तो देखिए लगभग हमारा कुछ स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका होता है, ये आपका पूरा साइटोन है और ये आपका न्यूक्लियस है। तो फिर इसके नीचे हम क्या बना देते हैं, आपका
ये देखिए बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है आपके न्यूरॉन का। आप लोग अलग अलग तरह के न्यूरॉन का स्ट्रक्चर्स पढ़ते होंगे, लेकिन हाँ ये आपका एक बहुत ही बेसिक आपका है, तो इससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो कि इसमें बची हुई हैं, इसको हम लोग जल्दी जल्दी इसको क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं कि हमको क्या क्या इसमें बनाना है, फिर इसको हम बहुत अच्छे से इसकी नेमिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और छूट गया है। देखिए क्लास 10th में आपको इसमें और डिटेल्स में बहुत ज़्यादा नहीं बताया जाता है, क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस में ये थोड़ा सा इसको छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाए बस हल्के से इसको बता दिया जाता है। तो लेकिन मैं इससे डिटेल्ड में हायर लेवल में भी जितनी सारी चीज़ें हैं मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा, क्योंकि आपको ये जो है मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके क्लास 10th में जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं इसमें आपको ये चीज़ें जरूर होंगी, पूछी जा सकती हैं। तो फटाफट से इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं, अभी सारे इनके नाम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इनमें इनको बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। ये है आपका डेंड्राइट्स, ये है आपका एक्सॉन, ओके, ये है टर्मिनल या फिर स्नैप्टिक टर्मिनल कह सकते हैं, ये आपका स्नैप्टिक टर्मिनल, ये है आपका स्नैप्टिक नॉब, ये है आपका स्नैप्टिक नॉब, ये है आपका माइलिन शीथ, ओके, ये है आपका स्वान सेल, ओके। अब ऊपर साइड आते हैं, ये है आपकी पूरी साइटोन या सेल बॉडी, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोन या फिर सेल बॉडी, ठीक है। साथ ही साथ ये आपका एक सेल है, तो ये भी आपके इसमें क्या होंगे, न्यूक्लियस होते हैं, ओके। इसमें कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नेसल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें कोई चीज़ें नहीं छूटी हुई हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ जो है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका है कि नोड्स ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने आपको बहुत ही इजी वे में मैंने आपको नर्व सेल्स की एक आपका डायग्राम बना के दिखाया है, और ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है। कुछ लोगों को आपको बुक्स में आपको इधर साइड से अलग अलग तरह के आपके दिए होंगे डायग्राम, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ये डायग्राम बहुत ही इजी है। अगर आप इसको अपने बोर्ड एग्जाम में अगर आप बनाते हैं तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा आपका। तो आगे चलते हैं, देखिए ये है हमारा नर्व सेल्स, क्या है, नर्व सेल्स, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूरॉन क्या होते हैं, तो आपको बोलना है कि न्यूरॉन, जैसे कि सेल की जो डिफिनेशन थी, सेल की डिफिनेशन क्या थी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो ठीक उसी प्रकार से ये हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। तो हम लोग उसको किस तरह से लिखेंगे कि व्हाट इज न्यूरॉन, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, मतलब ये हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, ठीक है। तो ये पहली बात। तो अब आपसे ये बात है कि ये पाई कहाँ जाती हैं, तो एक बात जानते रहिएगा कि ये हमारे ऑल ओवर पूरे बॉडी में यह पाई जाती हैं, ठीक है, कुछ डेड सेल्स को छोड़कर। तो बात यह है कि ये जो आपकी है ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। मैंने पहले देखी ये क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से तो आप उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछा करिए, जैसे यह क्या है, क्लियर, इसको क्या कहते हैं, इसका काम क्या है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। अगर आप इन सब क्वेश्चंस को अगर आप हर एक टॉपिक्स में अगर आप पूछेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा इसको अच्छे से समझ भी सकेंगे।
तो ठीक है, तो बात मैंने ये बता दी है कि ये हमारे पूरे बॉडी में पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनकी जो सबसे बड़ी मात्रा जो होती है वो हमारी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स में पाई जाती है, क्योंकि हमारी जो ब्रेन है वो नर्वस टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है। आपने क्लास 9th में टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा कि जब बहुत सारे सेल्स जब आपस में मिलकर जब एक सिमिलर फंक्शन जब करने लगते हैं, जब उनकी ओरिजिन भी सेम होती है, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, फंक्शन भी सेम होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जब बहुत सारे नर्व सेल्स जब आपस में मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम नर्वस टिश्यूज कहते हैं। और हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? आपके नर्व टिश्यूज से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, तो बहुत ईजी है, आप लोग केवल समझाएंगे, केवल आप लोग बहुत ईजी वे में समझिएगा। देखिए, जो हमारा न्यूरॉन होता है उसको थ्री मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है। 3 मेन पार्ट। कौन कौन से मेन पार्ट है? देखिए, सबसे पहला तो है आपका साइटोन, इसको हम लोग सेल बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, साइटोन या फिर सेल बॉडी। इसके बाद जो है हमारा क्या है, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, या फिर सॉरी नर्वस सिस्टम नहीं, न्यूरॉन्स आर कॉल्ड द एक्सॉन। मतलब एक्सॉन क्या होता है? हमारे पूरे बॉडी का सबसे हमारे पूरे न्यूरॉन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे लंबा भाग होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है डेंड्राइट्स। मतलब मैंने 3 मेन पार्ट्स बताए, जिसमें पहला क्या है? साइटोन है, दूसरा क्या है? एक्सॉन, और तीसरा क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने तीनों चीज बता दी है कि हमारे पूरे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो 3 मेन पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों बार बता दी। अब बात करते हैं इन तीनों के बारे में बताते हैं। देखिए, ये जो न्यूरॉन होता है वो आपका एक प्रकार का सेल ही होता है, वो आपका एक तरह का सेल ही है, लेकिन ये आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जिसका काम क्या होता है? ये आपके केमिकल इम्पल्सेस को आपके ब्रेन तक पहुंचाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप यहाँ पर अगर किसी को पिंच करते हैं तो यहाँ से पिंच करने का जो एहसास है वो आपको तुरंत मिल जाता है। तो होता क्या है कि यहाँ की जो न्यूरॉन्स होती हैं, ये न्यूरॉन्स यहाँ से केमिकल इम्पल्सेस को लेकर जाती हैं हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन से फिर केमिकल इम्पल्सेस लेकर आती हैं यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से आने के बाद तुरंत हम लोग अपना हाथ क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं। तो ये तो क्या आपका एक्शंस हो गया, एक्शन का रिएक्शंस हो गया। तो अभी यहाँ पे है, तो अब इनके मेन इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये एक सेल है और सेल में न्यूक्लियस होना जरूरी है। अगर सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो आपका एक तरह का सेल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियस है जो कि सेल के बीच में पाया जा रहा है। सेल के अंदर देखिए, सेल को लिविंग होने के लिए कुछ आपकी बेसिक कंडीशंस होती हैं, और जिनमें 2 ऐसी कंडीशन है कि इनमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट उसमें पाए जाते हों। तो ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। तो ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या होते हैं कि एक सेल के अंदर जो बहुत ही आपके डेंस सब्सटेंसेस होती हैं, जो कि फ्लूइड सब्सटेंसेस होती हैं, उन्हें हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बोलते हैं। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट पाए जा रहे हैं। इनके इसी सेल के कॉर्नर पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अराइज होते हैं, और जिसे हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डेंड्राइट्स, तो लिखना क्या है कि ए थिन फाइब्रस लाइक या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर अराइज द कॉर्नर ऑफ द सेल बॉडी आर कॉल्ड द डेंड्राइट्स। ये जो आपका बीच का जो पूरा सेल है इसको हम क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं। और इसके कॉर्नर पर जो आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो अराइज किए गए हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसी आपके सेल बॉडी के एक कोने पर एक बहुत ही लंबा सा एक पार्ट अराइज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद भी रखना चाहिए कि विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो आपका जो एक्सॉन होता है वो सबसे लंबा भाग होता है, पार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका बीच वाला जो मैंने यहाँ पर देखिए ये बनाया है मैंने, ये क्या है? आपका एक्सॉन है। ठीक है, ये एक्सॉन जो होता है ये इसके ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन से, किसका? फिर से यहाँ देख लीजिए मैंने क्या लिख रहा हूँ? ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड प्रोटीन, तो प्रोटीन है ही, मतलब ग्लूकोज एंड प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से आपका एक
शीट, एक कवरिंग बना होता है। जैसे कि आप कोई भी सामान लेते हैं तो वहां पर आपको एक पैकेट मिलता है, जिस मतलब कोई भी सामान जो होता है उसके ऊपर एक रैपर लगा होता है जिसमें ये छोटे छोटे एयर बबल्स होते हैं, ठीक है, इनको फोड़ने में बहुत मजा आता है, हमको पता है। तो वो रैपर्स होते किस लिए हैं? क्योंकि बाहर के जो मैकेनिकल शॉक आते हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर ले और उसको आपका जो आपका इक्विपमेंट है वो खराब ना हो पाए। तो ठीक उसी तरीके से हमारा जो नर्व सेल्स है ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, तो इसके ऊपर क्या होता है, ये कवर्ड होता है। और कवर्ड होने से क्या मतलब होता है आपका कि ये कवर्ड रहेगा तो ये हमारे मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसको प्रोवाइड होगी या फिर बाहर से मैकेनिकल डैमेज से ये बचा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बता दें इसकी ये इसी को हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीट बोलते हैं। तो इसी माइलिन शीट के अंदर जो होते हैं कुछ सेल्स पाए जाते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं सिचुआन सेल्स बोलते हैं। ये आपके साइंटिस्ट थे जेम्स सिचुआन थे, उन्होंने इनकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पर इनका सेल का नाम रखा गया है। तो ये जो सिचुआन सेल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, ये आपके माइलिन शीट को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बनाते हैं। इन सिचुआन सेल्स का काम क्या होता है, ये आपके माइलिन शीट को बनाना। लेकिन हाँ, एक बहुत खास देखने वाली चीज क्या होती है कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए माइलिन शीट जो है वो कम है या फिर एकदम हटा हुआ है। तो ठीक है, एक तरह से मैं यहाँ पर एक तरह से दिखा दूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा देखिए यहाँ पर बीच में मेरा एक्सॉन है, ये बीच वाला क्या है, एक्सॉन है। और एक्सॉन की बाहरी साइड पे देखिए यहाँ पर क्या है, आपके माइलिन शीट लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके माइलिन शीट जो है वो बहुत ही कम है या फिर नहीं है, ओके। तो जहाँ पर मतलब कि किसी भी एक्सॉन का वह पोर्शन जहाँ पर माइलिन शीट ना हो या फिर बहुत ही कम मात्रा में, बहुत लेस अमाउंट में हो, उसे ही हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। रेनवियर के नोड भी इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए एक चीज़ यहाँ पर छूटा है, नेसल ग्रैनुअल्स। नेसल ग्रैनुअल्स देखिए एक छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके न्यूरॉन के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में ऐसे फ्रीली मूव करते रहते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये आपकी नर्व जो आपकी केमिकल इम्पल्सेस होती हैं उनको ट्रांसफर करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर तो मैंने इतनी सारी चीज़ें समझा दी। अब इसके बाद देखिए जो मेन पॉइंट है वो हमारा अभी आगे आने वाला है। देखिए ये क्या है, आपका जो हमारा एक्सॉन होता है वो नीचे से नीचे आने के बाद ये क्या होता है, अनेक पार्ट्स में, मतलब डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और इसमें जो टर्मिनल्स होते हैं, ये वाला जो टर्मिनल्स होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, स्नैप्टिक टर्मिनल्स बोलते हैं। इज इट क्लियर, स्नैप्टिक टर्मिनल्स बोलते हैं। और हाँ, एक्सॉन जो होता है वह आखिर में जाने के बाद, यहाँ पे देखिए मैंने क्या बनाया है, आखिर में जाने के बाद यह एक स्वेलन बलून लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक बल्ब के जैसा स्ट्रक्चर का ये फॉर्मेशन करता है और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्नैप्टिक नॉब बोलते हैं। और स्नैप्टिक नॉब जो होता है वही क्या करता है, ये आपका न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन जो होते हैं ये आपस में जुड़कर वो क्या करते हैं, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और उन्हीं जाल में क्या होता है, आपका जो केमिकल इम्पल्सेस होते हैं वो ट्रेवल करते हैं। तो ये जो स्नैप्टिक नॉब होता है ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्ट रहता है, कनेक्ट नहीं रहता बल्कि हल्का बहुत पास में रहता है, तो ठीक है। तो ये जो स्नैप्टिक नॉब है ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से ऐसे पास में रहेगा, जिससे कि ये स्नैप्टिक नॉब क्या करता है, ये आपके केमिकल इम्पल्सेस को अपने अंदर लाता है। केमिकल इम्पल्स इसके अंदर आएंगी, यहाँ से आते हुए एक्सॉन में जाएंगी, एक्सॉन से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में होते हुए ये डेंड्राइट से अनेक दिशा में ये चली जाएंगी। तो उम्मीद है कि न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, मैं इस स्नैप्टिक नॉब को थोड़ा सा और एक्सप्लेन में डिफाइन करना चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ आपके बुक में ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर इस चीज़ों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका एक मैंने एक स्नैप्टिक नॉब बना लिया है, ओके। और यहाँ पर जो है आपका एक जंक्शन है, ये आपकी मान लीजिए एक तरह से मैं मान लूँ कि ये आपके दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है, ये आपका क्या है, डेंड्राइट्स है, ये आपका डेंड्राइट्स है, और ये आपका क्या है, स्नैप्टिक नॉब है, स्नैप्टिक नॉब है, क्लियर। होता क्या है कि इस स्नैप्टिक नॉब जो होते हैं ये दोनों आपस में जुड़े नहीं रहते हैं, ये हल्के से मतलब इनके दोनों के बीच में एक थोड़ा सा गैप होता है, क्लियर है। तो इन दोनों की गैप जो होता है इनमें क्या होते हैं, इनमें कुछ फ्लूइड भरे होते हैं, कुछ तरल पदार्थ भरे होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्नैप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं,
या फिर सिनेप्टिक फ्लूइड बोलते हैं। इसमें जो लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक फ्लूइड बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th में ये आपको हमेशा मान के चलिए ये पूछा जाता है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्सॉन एंड मतलब द डिफरेंस बिटवीन टू न्यूरॉन्स आर कॉल्ड द सिनेप्सिस। उसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर मैंने आज आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको फंसता है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। वीडियोस को आप लोग पूरा देखा करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ ही साथ इस पैंडेमिक कंडीशंस में बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है तो आप इस वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। आपके लिए मैं हमेशा तत्पर तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।